सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनू की ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है, जिसका टॉपिक है अपने अध्याय सेकंड उपभोक्ता का संतुलन, जिसमें हम उपभोक्ता संतुलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहले गणनावाचक विश्लेषण विधि है, उसके बारे में बात की थी। वर्तमान में अपने क्रमवाचक विश्लेषण विधि है वो चल रही है। तो क्रमवाचक विश्लेषण विधि में हमने तटस्थता वक्र और उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ा था। आज हम तटस्थता वक्र का गणितीय रूप की बात करते हैं। तटस्थता वक्र का गणितीय रूप क्या होता है? जब विभिन्न प्रकार एक वस्तु है, उसकी विभिन्न प्रकार की मात्राएं, जब उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर उन मात्राओं के उपभोग पर अलग अलग होता है, उन्हें एक गणितीय रूप में व्यक्त करना उपभोक्ता तटस्थता वक्र का गणितीय रूप कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं U है संतुष्टि का स्तर या उपयोगिता, फलन x1, x2, x3 और n। k यहाँ पर एक स्थिर चर है। k क्या है? एक स्थिर चर है, चाहे आप उसे मुद्रा में माप सकते हो या किसी और में। तो विभिन्न प्रकार के संयोग वस्तु की मात्रा दी हुई है। एक ही वस्तु उसकी अलग अलग मात्राओं पे उसका संतुष्टि स्तर है वो कितना होता है? अलग अलग होता है, और एक निश्चित चर के साथ। तो ये इसका गणितीय फलन है। यदि दो वस्तुओं की बात करें तो दो वस्तुओं के अलग अलग संयोगों पर अलग अलग बंडलों के इस्तेमाल करने से उसको जो संतुष्टि मिलती है, विभिन्न संयोग प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर अर्थशास्त्र का गणितीय फलन बताया जाता है। दो वस्तुएं x, y है, तो तटस्थता वक्र इन दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताएगा जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि देता है। जैसे उपयोगिता या संतुष्टि, फलन x और y, दो वस्तुएं x और y, दोनों के अलग अलग संख्या में उपयोग करने से उसको अलग अलग संतुष्टि मिलती है। अब इस तटस्थता वक्र का जो गणितीय रूप है, अगर हम इसे एक डायग्राम पे देखें तो क्या पाएंगे कि संतुष्टि के अलग अलग स्तर है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि जो तटस्थता वक्र का मानचित्र है, उस मानचित्र में सबसे ऊपरी तटस्थता वक्र है वो उच्चतम संतुष्टि को इंडिकेट करता है, और जो नीचे का तटस्थता वक्र है वो न्यूनतम संतुष्टि को इंगित करता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, वस्तु x और वस्तु y, वस्तु x और वस्तु y के विभिन्न बंडलों पर एक उपभोक्ता है वो क्या है? संतुष्टि का स्तर प्राप्त कर रहा है। जब वस्तु y की कुछ मात्राएं या कुछ इकाइयां इस्तेमाल की जा रही है, तो वस्तु x की कुछ इकाइयां इस्तेमाल की जा रही है, वहां पर संतुष्टि स्तर है a। वहां पर संतुष्टि स्तर क्या है? a। यहां अगर वो IC कर्व 3 पे होता है तो उसका संतुष्टि स्तर होगा a', यानी इसका संतुष्टि स्तर होगा सर्वाधिक, सबसे ऊंचा। अगर वो इसके बनिस्पत नीचे आता है U2 पे, तो उसका संतुष्टि स्तर क्या होगा? निचला होगा। इसी तरह वस्तु y की वो मात्राएं घटाता है, मात्राएं क्या कर रहा है? घटाता है। और वस्तु x की मात्राएं बढ़ा रहा है। देखो, यहां से वो घटा के यहां आ गया और यहां से ये बढ़ाकर यहां आ गया। ठीक है, तो जब वो x वस्तु की मात्राएं घटा के y वस्तु की मात्राएं बढ़ाएगा तो भी उसका संतुष्टि स्तर क्या रहेगा? समान ही रहेगा। तो उसका संतुष्टि स्तर क्या है? b। और अगर उसको यही संतुष्टि स्तर U3 पे आता है तो उसका संतुष्टि स्तर क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो इस तरह से संतुष्टि स्तर है वो विभिन्न प्रकार के तटस्थता वक्रों पर अलग अलग बताया जाता है, अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य तौर पर एक उपभोक्ता है वो अपने संतुष्टि स्तर को कहां प्राप्त करना चाहता है? अधिकतम स्तर पर। संतुष्टि स्तर को कहां प्राप्त करना चाहेगा? अधिकतम स्तर पर। ठीक है, तो इस तरह से हम तटस्थता वक्र है उसको गणितीय रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब बात करते हैं तटस्थता वक्र, उसकी मान्यताएं क्या है। सबसे पहली मान्यता, उपभोक्ता विवेकशील है। सबसे पहली मान्यता क्या है? उपभोक्ता विवेकशील है। यानी जो क्रमवाचक विश्लेषण है वो ये मानता है कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को प्राप्त करने के लिए या संतुष्टि का स्तर बनाए रखने के लिए विवेकशील होता है, समझदार होता है। उसको पता होता है कि कौन सी वस्तु है उसको कितनी मात्राएं खरीदनी है। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि एक उपभोक्ता है जिसकी आय क्या है? स्थिर है। आय क्या है? स्थिर है। उस स्थिर आय में वो अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता क्रम देता है कि कौन सी आवश्यकता हमारे लिए कितनी आवश्यक है। उस प्राथमिकता क्रम के आधार पर वो अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग मात्राएं खरीदता है, और प्रत्येक मात्रा से उसका जो संतुष्टि स्तर है वो क्या होता है? समान होता है। तो सबसे पहला है ये मान्यता है कि उपभोक्ता क्या है? विवेकशील है।
दूसरी है उपयोगिता क्रमवाचक होती है। उपयोगिता कैसी मानी गई है? उपयोगिता क्रमवाचक मानी गई है, ठीक है, जिसमें वस्तुओं के विभिन्न संयोग है वो अपनी पसंद के अनुसार उनकी क्या करता है, वो श्रेणी देता है। जैसे अभी हमने बताया कि उपभोक्ता अपनी जो आय है उसको एक प्राथमिकता क्रम में व्यय करता है, तो अपनी पसंद और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर वो क्या करता है, क्रम बनाता है। क्या बनाता है? क्रम। इसलिए उपयोगिता क्या है? क्रमवाच्य है कि जो वस्तु जितनी उपयोगी उसका क्रम उस हिसाब से पहले या दूसरे नंबर पर निर्धारित किया जाएगा, जो वस्तु जितनी कम उपयोगी है उसका क्रम आगे निर्धारित किया जाएगा, ताकि पहली वस्तु और अंतिम वस्तु उन दोनों के बीच का जो संतुष्टि स्तर है वो कैसा रहे, समान रहे। तो दूसरी उपयोगिता हो गई उपयोगिता क्रमवाचक है, मान्यता। अगली पसंद युक्ति संगत होती है, यानी उपभोक्ता जो भी अपनी पसंद रखता है वो उसकी कैसी होती है, युक्ति संगत होती है। सपोज करो ए और बी से मिलने वाली संतुष्टि है, फिर बी और सी वस्तुओं के बीच में मिलने वाली संतुष्टि है, तो निश्चित तौर पर एक उपभोक्ता को ए से संतुष्टि बी की संतुष्टि से सी की संतुष्टि है वो बी ए की संतुष्टि से ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि वो क्या है, उसकी पसंद युक्ति संगतता के आधार पर लिया गया है। उसकी एक ही वस्तु की अलग अलग विकल्पों पे अलग अलग पसंद हो सकती है, ठीक है। अगली मान्यता, उपभोक्ता की कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है, कि वो उसकी उपयोगिता कितनी मात्राओं पर निर्भर है। जितनी ज्यादा उपयोगी मात्राएं निर्भर करेगा उसकी उपयोगिता धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में। और जितनी कम मात्रा इस्तेमाल करेगा उसकी हो सकता है संतुष्टि स्तर थोड़ा ज्यादा हो, तो उसका फलन कैसे रहेगा, उपयोगिता बराबर फलन Q, Q2 और Qn तक, जितनी वो मात्रा इस्तेमाल कर रहा है वो, ठीक है। अगला है प्रतिस्थापन तटस्थता वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर को दर्शाता है, ठीक है। तटस्थता वक्र हमेशा उन्नतोदर होता है, ये हम देख रहे हैं कैसा है, उन्नतोदर है। समझ में आ रही है बात, उन्नतोदर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो प्रतिस्थापन के मतलब होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जाना। जो प्रतिस्थापन की दर है वो हमेशा कैसी होती है, सीमांत दर दर्शाती है, ठीक है। तो ये कुछ 5 मान्यताएं थी, ये मैंने बताया, ठीक है। अब इन मान्यताओं में एक नई चीज सामने है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इन मान्यताओं में हमारे सामने है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होता है, मैं आपको एक परिभाषा में बता देता हूं। y वस्तु के लिए x वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर y वस्तु की वे मात्राएं होती है जो x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागी जाती है, ताकि कुल संतुष्टि का स्तर समान रखा जा सके। सपोज करो आपको 2 वस्तुएं लेनी है, ठीक है, और दोनों वस्तुएं आपके लिए आवश्यक है, लेकिन आपका जो स्थिर चर है, स्थिर चर का मतलब राशि या धन, वो स्थिर है। तो आप क्या करोगे, जैसे कल मैंने आपको केले और सेब का उदाहरण दिया था कि 20 रुपए किलो केले हैं और 90 रुपए किलो सेब है, तो आपके पास व्यय करने के लिए कुछ राशि है, जो भी है, तो आप कुछ मात्राएं सेब की लोगे और कुछ मात्राएं केले की लोगे। तो डेफिनेटली केले की मात्रा ज्यादा, यानी 3 किलो तक केले ले लिया आपने और सेब ले लिया 1 किलो। दोनों स्थितियों में संतुष्टि स्तर क्या है, समान है। अब आप सेब की मात्रा बढ़ाना चाहते हो सकता है किस तरह ऐसा हो जहां पर आपने जितनी आपकी अमाउंट उसकी पूरी की सेब ले ली, यानी सेब ले लिया आपने 3 किलो, सेब कितने ले लिए, 3 किलो, तो आप केले की मात्रा 0 कर दोगे। केले की मात्रा क्या कर दोगे, 0, यानी केले खरीदोगे ही नहीं। तो एक वस्तु की मात्रा में जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो जब दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाने से पहली वस्तु है उसकी मात्रा में कमी की जाती है, वो कमी ही क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। और ये हमारे व्यवहारिक जीवन में होता ही है, जब हम किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा कम कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या, व्यवहारिक जीवन की एक घटना जो हम प्राय अपने घर में देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे घरों में मुख्य खाद्यान्न क्या है, चावल है, गेहूं है। मुख्य खाद्यान्न क्या है, गेहूं है। तो जिस दिन हमारे घर में गेहूं की रोटी के साथ चावल बनाए जाते हैं, उस दिन गेहूं का आटा है वो कम लगाया जाता है, यानी रोटी कम बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक वस्तु की प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु की हो गई, यानी गेहूं के साथ किसकी इस्तेमाल किया जा रहा है, चावल का। तो जब चावल का इस्तेमाल हमने बढ़ाया तो गेहूं का इस्तेमाल ऑटोमेटिक हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। समझ में आ गई बात? रिपीट कर देता हूं, घर के हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर हमने चावल बनाए हैं आज, तो गेहूं का आटा है वो कम लगाया जाएगा, रोटी कम बनाई जाएगी। तो चावल बनाने के चक्कर में
जो गेहूं के आटे की या गेहूं की मात्रा है उसकी जो कमी की है उस चावल के लिए वो गेहूं की कमी है वो क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाएगी। और ये भी आपको पता है, हम चाहे गेहूं की रोटी का इस्तेमाल करें और साथ में चावल, दोनों से संतुष्टि कैसी होती है आपकी, समान होती है। हो सकता है कि आप हमेशा 4 रोटी खाते हो, चावल बने हैं तो आपने 2 रोटी खाई और चावल खा लिया, आपका संतुष्टि स्तर वही बराबर है। ठीक है, हो सकता है आपने चावल को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया और केवल 4 रोटी खाई हो तो भी आपका संतुष्टि स्तर वही रहेगा। हो सकता है आपने रोटी को अवॉइड कर दिया और पूरी चावल ही खाए हैं तो भी आपका संतुष्टि स्तर क्या रहेगा, वही रहेगा। तो इस तरह से दो वस्तुओं के बीच में जो एक वस्तु द्वारा त्यागी गई मात्रा होती है वो दूसरी वस्तु के लिए क्या हो जाती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर हो जाती है। एक छोटी सी टेबल देखते हैं, वस्तु x और वस्तु y। जब वस्तु x की 1 इकाई इस्तेमाल करते हैं तो वस्तु y की कितनी इकाइयां हो रही है, 25। अब वस्तु x की इकाइयां बढ़ा के हमने कर दी 2, तो वस्तु y है उसको इकाइयां हो गई 20, यानी 5 इकाइयां त्यागनी पड़ रही है y को। ठीक है, इसी तरह x वस्तु है उसकी हमने इकाइयां बढ़ा के कर दी 3, तो y वस्तु है उसकी इकाइयां हो गई 18, यहां पर इसको त्यागना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे हम x वस्तु की इकाइयां बढ़ा रहे हैं, y वस्तु की जो इकाइयों का उपयोग है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर के आधार पर कैसे रखेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, तो यहां देखेंगे डेल्टा y में कितना अंतर चल रहा है, y में 25 से 20 हो गया, यानी 5 इकाइयों का अंतर है। और यहां कितनी इकाइयां बढ़ गई, 1 से 2 हो गई, तो यहां 1x हो गया। इसी तरह दूसरे स्तर पर देखें तो 20 से कितने हो गए, 18, 2 और यहां पर हो गया 1। तो इसी चीज को हम डायग्राम पे लेते हैं। जब वस्तु x है, वस्तु x और वस्तु y, ठीक है, जब y वस्तु की 10 इकाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं तो x वस्तु की कितनी इकाइयां इस्तेमाल हो रही है, 1। और y वस्तु की इकाइयां जब हमने 5 ये कहे कि x वस्तु की इकाइयां बढ़ा के हमने 2 कर दी, कितनी कर दी, 2, तो y वस्तु की इकाइयां आ गई 5, यानी x वस्तु की इकाइयों के उपभोग को 2 तक बढ़ाने के लिए y वस्तु को अपनी इकाइयां 10 से 5 तक करना पड़ा, यानी 5 इकाइयों का त्याग करना पड़ा। तो यही क्या है, प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। जो तटस्थ वक्र है उसके प्रतिस्थापन की दर, आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा। तो इस प्रतिस्थापन दर की वजह से जो तटस्थ वक्र है वो अपने जो आधार बिंदु है उससे उन्नतोदर होता है। कैसा होता है, उन्नतोदर, यानी नीचे गिरता हुआ होता है, लेकिन संतुष्टि स्तर सभी स्तरों पर क्या होता है, समान चलता है। यह है प्रतिस्थापन की दर। तो आज हमने देखा तटस्थ वक्र का गणितीय रूप। गणितीय रूप में क्या होता है, 2 अलग अलग वस्तुएं, उन दोनों वस्तुओं के अलग अलग जो बंडल बने, उन अलग अलग बंडलों के इस्तेमाल से जो संतुष्टि मिलती है उसकी बात की थी। इसके आधार पर जो तटस्थ मानचित्र है, उस तटस्थ मानचित्र के अलग अलग स्तरों पे जो संतुष्टि स्तर है उसकी बात की थी। तटस्थ वक्र किन मान्यताओं पर काम करता है, उन मान्यताओं का अध्ययन किया। ठीक है, मान्यताओं में हमारे सामने एक नई बात आई, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की तो यह देखा कि एक वस्तु के इस्तेमाल पर दूसरी वस्तु के इस्तेमाल में की जाने वाली कमी है वो क्या कहलाती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, उसको हमने एक डायग्राम से देखा और इस तालिका से हमें पता चला कि जो हमारा तटस्थ वक्र है वो क्या होता है, उन्नतोदर होता है। किस वजह से, प्रतिस्थापन की सीमांत दर की वजह से। तो आज का होमवर्क ये है, आपको ये सब कुछ लिखना है और याद करना है। ठीक है, छोटा चैप्टर थोड़ा सा बचा है, इसको कल या परसों में पूरा कर देंगे। होमवर्क ये करना है। और किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो वही बात, फटाफट अपनी बात है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, व्हाट्सअप कर दें या पर्सनली कॉल कर लें। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।